आज के इस संगोष्ठी में हम विचार करेंगे विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य किस तरह से रचा जा रहा है और हिंदी साहित्य की विदेशों में क्या दशा और दिशा है। ये इस पर हम विचार करेंगे और आज हमारे साथ इसमें पैनल पर हैं ब्रिटेन से डॉक्टर जय वर्मा, जो कि वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 1950 से में जन्मी, मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ब्रिटेन नॉटिंघम में ये रहती हैं और वहीं पर नॉटिंघम में रहते हुए इन्होंने बहुत सारे रचनात्मक सृजनात्मक कार्य किए हैं। भारतीय दूतावास के साथ भी जुड़ी रही हैं और लैंग्वेज सेंटर नॉटिंघम में 30 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, संपादित की हैं। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा एक काम है जो नॉटिंघम शहर को, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को से जोड़ने के लिए इनका प्रयास जो रहा है वो सराहनीय है। डॉक्टर जय वर्मा के साथ साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं बीएल गौड़ साहब, जो कि बहुत वरिष्ठ लेखक हैं। भारतीय रेल विभाग में उन्होंने कार्य किया और उसके क्योंकि पेशे से इंजीनियर रहे हैं और इसके बाद इन्होंने साहित्य की सर्जना की। गॉडसन्स टाइम्स का प्रकाशन करते हैं और इसके अलावा भी इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने क्षेत्र में। हमारे साथ डॉक्टर संदीप अवस्थी अजमेर से जुड़े हुए हैं। अवस्थी जी का अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सर्जना इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके साथ साथ हमारे साथ थोड़ी ही देर में दीपा रस्तोगी जी, जो कि मध्य प्रदेश की कवयित्री हैं, वो भी जुड़ने वाली हैं। तो आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। गौड़ साहब, आप सबसे वरिष्ठ हैं हमारे यहाँ पर, जितने लोग हम बैठे हैं। और आज के इस परिदृश्य में यदि देखें, क्योंकि आप एक गॉडसन्स टाइम्स एक अखबार का भी प्रकाशन का संपादन करते हैं, विदेशों में यदि हम भारतीय साहित्य की दशा देखें, हिंदी की दशा देखें, तो आपको क्या लगता है कि हिंदी विदेशों में भारत से जो पहुंची है वो किस स्वरूप में देखी जा रही है? वैसे शुरुआत हम गौड़ साहब से कर रहे हैं क्योंकि वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर मैं जया जी पर आऊंगा। जया जी से हम बात करेंगे ब्रिटेन में क्या दशा और दिशा है। गौड़ साहब जी, सभी को नमन, आशीर्वाद, प्यार, सभी को मेरा स्वागत। देखिए, आपने जो मुझे विषय भेजा था वो था 21वीं सदी में कविता और समाज। जी जी, तो मैं उस पर थोड़ा मनन कर रहा था कि 21वीं सदी में कविता का और समाज का आपस में क्या रह गया है। तो कविता समकालीन होती है, तत्कालीन होती है, सर्वकालीन होती है। जी। सर्वकालीन कविता रचने वाले आज भी हम उन्हें 300-400 साल पहले जो हमारे कवि हुए उन्हें हम आज भी याद करते हैं। और मैं समझता हूँ संसार का सबसे बड़ा कवि तुलसीदास हुए, जिनके कारण आज लाखों लोग देश में और विदेश में रोटी खा रहे हैं जिनके नाम से। जब वो कहते हैं कि दामिन दमक रही घन माही और खल की प्रीति यथा थिर नाही, तो चमकती हुई बिजली आपने देखी होगी, उसकी कितनी उम्र होती है। हाँ। तो दुष्ट आदमी की दुष्टता से मित्रता, दुष्ट आदमी से मित्रता की उम्र इतनी ही होती है। ये हमारे साहित्य का कहना है। और जहां तक कविता की बात है, कविता का चलन तो 60 के दशक में ही बदल गया था। जब मैं समझता हूं कि एक साम्यवाद की बड़ी लहर आई और तमाम अच्छे पदों पर साम्यवादी मार्क्सवादी बैठ गए, तो उन्होंने कविता को डिरेल कर दिया, मतलब गीत को डिरेल कर दिया। गीत और कविता में बहुत बारीक सी एक लाइन है, बहुत ही बारीक सी, क्योंकि गीत प्राचीनतम है। जब मनुष्य सृष्टि पर आया तो गीत साथ में आया। जिस कविता में लय है, जिसमें गीत है, जो गाया जा सकता है वो गीत है, और जो गाई भी जा सकती है और कही भी जा सकती है वो कविता है। कविता फिर 2 छंदों में विभाजित हो जाती है, एक तो मुक्त छंद और एक साधारण कविता, जिसे हम गीत तो नहीं कह सकते, लेकिन कविता होती है जो गाई भी जा सकती है और तहत में भी कही जा सकती है। कुछ मेरे साहित्यिक मित्र उसे छंद मुक्त भी कहते हैं, लेकिन मित्रों, छंद मुक्त नाम की कविता कोई होती ही नहीं है।
मुक्त छंद होती है। अब मुक्त छंद में और छंद मुक्त में क्या अंतर है कि मुक्त छंद वो है जिसमें छंद मुक्त है, आजाद है। कविता छंद में बंधी हुई है। अगर पैरामीटर है, ऊपर में 14 लाइन है तो नीचे 14 14 14 होगा। ऊपर में 16 है, नीचे में 11 है तो 16 11 16 11 16 11 अपने आप मीटर चलेगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सी समीक्षा के लिए पुस्तकें आती हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कोई दुनिया में वर्कशॉप नहीं है जहां कवि बनाया जा सके। इसे तो केवल उसने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके अंदर कविता की जीन्स है तो ये उसके दिए हुए हैं, किसी वर्कशॉप के दिए हुए नहीं है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, किसी को कवि बनाने का नहीं बनेगा। हाँ, वो गलेबाज बन जाएगा, चुटकुलेबाज बन जाएगा, मंच को हथिया लेगा, आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब हमारे जैसे आदमी जो ना गलेबाज है ना चुटकुलेबाज है, उन्हें मंच कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपना लिख करके अपनी शांति कर लेते हैं, अपनी पुस्तकों में आ जाती हैं हम इस तरह। तो और सब एक कविता बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप जिक्र कर रहे हैं मंच की, जी मंच का जब जिक्र कर रहे हैं तो मंचीय कविता, मंच पे जो पढ़ा जाता है और जो लिखित साहित्य है, बहुत बड़ा अंतर है। और बहुत बड़ी हमारे सामने जो एक उनका दोनों के बीच में जो एक कहीं कहीं अंतर जो साफ साफ नजर आता है। भले ही मंच के ऊपर लोग आ रहे हों, लेकिन जो साहित्य पीएचडी की आप बात कर रहे हैं या दूसरे स्कॉलर्स की बात करते हो, वो तो वो मंच वाली कविताओं पे नहीं होता है ना। नहीं नहीं, वो वो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि मेरी उम्र आप सबसे बहुत ज्यादा है, जी आई हैव जी क्रॉस्ड 85, आई एम 86। जी 1953 में मैं 9th में था, लाल किले के सामने मैंने एक कवि सम्मेलन देखा था। जी तो रात को 9:30 बजे शुरू हुआ और सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ, जिसमें गोपाल दास नीरज थे और ये माखनलाल चतुर्वेदी थे और सोमनाथ, ये जो है हमारे सोमदत्त जी थे, कैलाश वाजपेयी थे। जब पिछले 10-12 साल पहले कैलाश वाजपेयी, अब तो डेथ हो गई उनके, मुझे मिले और मैंने उस समय की 2 लाइनें उन्हें सुनाई, तो मैंने कब ढला सूर्य लौट आया है अस्ताचल ने, ये कहा किसी मरणोन्मुख से गंगाजल ने। कहने अरे भाई सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, तुम हो कौन? तो मैंने कहा जी वो गॉडसन टाइम्स में भेजता हूँ। अरे तो तुम वो संपादक हो? तो मैंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। तो वो जो उन्होंने गा दिया मंच से, जो कह दिया, वो अमर हो गया, अमर साहित्य हो गया। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, जो उन्होंने गाया सोमदा ने, वो था। तो वो कविताएं अमर हो गई बिल्कुल। मैं बताता हूँ आप क्यों, कि उनमें साहित्य था। कितने गीत आज सिनेमा में लिखे जाते हैं, लेकिन हम नीरज को नहीं भूलते। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कौन भूलता है? नहीं भूलेगा, क्योंकि उसमें साहित्य है। तो साहित्य तो मनुष्य को जीवन देता है। आज आपने पश्चिम की बात कही, पश्चिम में दोनों प्रकार के लेखक हैं। जो भारतीय हैं, जो भारत को जिन्होंने छोड़ दिया वहां बस गए, लेकिन भारत उनको नहीं छोड़ सका। उनके दिल में आज भी भारत बैठा हुआ है। अब ये जय वर्मा जी हैं, 4 महीने के लिए हर साल आ जाती हैं, नहीं भूलती अपना गांव, गांव भी जाएंगी, यहाँ भी रहेंगी, मतलब कैसे भूलें? नहीं भूल सकते। हाँ, ये जो संकट आ रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी पर आ रहा है। तीसरी पीढ़ी में कोई कविता सुनने को तैयार नहीं। क्यों? ना विदेश में ना देश में। देश में भी उसका अकाल है, क्योंकि हम वो श्रोता नहीं बना पाए। आज मंच के जो श्रोता हैं उनका जो स्तर है वो बहुत घट गया। आप अपनी साहित्यिक रचना ले जाइए मंच पर, नहीं वो ताली बजाएंगे। और जो चुटकुलेबाज हैं, जो गलेबाज हैं, जो हंसाते हैं लोगों को, अगर वो कह देंगे तो दुनिया भर की ताली यहाँ से वहां तक बज जाएंगी। और एक ही अंतर है कि आपकी साहित्यिक रचना तो अगर किसी को समझ में आ गई तो वो कई महीने चलेगी उसके दिमाग में, लेकिन जो उसने मंच से सुना है, हसगुल्ला सुना है उसने, वो कल भूल जाएगा। ये अंतर उसमें आज के मंची कवि में और जो साहित्य की रचना कर रहे हैं उनमें। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास समीक्षा के लिए कुछ किताबें आई थी कुछ साल पहले, और अभी हमारी जय वर्मा जी ने रचना की है कि ब्रिटेन की कहानीकार, अद्भुत किताब है साहब, आप पढ़ के देखिए। इतना दर्द है उन कहानियों में जो हमारे यहाँ के साहित्य रच रहे हैं।
साहित्यकार रचने, मैं किसी साहित्यकार से तो मैं ये कह सकता हूँ उनसे बहुत बेटर लिखा है। तो वो रच रहे हैं साहित्य, ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम में साहित्य का लोप हो गया है। हाँ, कविता में जरूर थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि वहाँ गीत नहीं रचे जा रहे हैं, वहां पर मुख्य छंद। अब जिनकी जय वर्मा, चूंकि और लोग मेरे सामने नहीं है, क्यों आजकल आए हुए हैं भारत, जय वर्मा जी की एक कविता है, उसमें कहते हैं कि बस यही तो एक पल है, मुझे इस पल को जी लेने दो। क्या बात। समय से गुहार करती हैं कि मुझे इस पल को जी लेने दो, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ। ऐसी ही मेरी एक कविता है, मैंने उसमें लिखा है कि तुम जीते हो वर्तमान को, मैं तो अनबीता जीता हूँ। ऐसा अनबीता जो आपकी जिंदगी में है, उनकी जिंदगी में है, जो बैठे हैं सब लोग जो है, वो बीत गया, लेकिन वो बीता कहाँ है? उससे तो आप आज भी याद करते हैं कि यार मैंने उससे प्यार किया था, वो कितनी अच्छी लड़की थी, और वो जिंदगी ये हो जाती, वो हो जाती। वो पल जो उसके साथ बिताए, वो कभी मरे क्या? कभी नहीं मरेंगे। आप चले जाएंगे, वो पल आपके साथ जाएंगे। तो कविता में जो लिख रहे हैं, आज भी लोग बाहर लिख रहे हैं, वो मुख्य छंद लिख रहे हैं, और अच्छा मुख्य छंद लिख रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्यों कुछ लोगों को मैंने पढ़ा, और कहानी में तो जो हमारे प्रवासी बंधु हैं जो बाहर हैं, बहुत अच्छी कहानियों की रचना कर रहे हैं। भाई हैं तो हमारे और आपके भाई बंधु ही वो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 पीढ़ी के बाद आप कहेंगे कि वहां कविता खत्म हो गई। वो संकट हमारे हिंदुस्तान पर भी है। आप ये मत समझिए कि वो संकट यहाँ नहीं है। मेरे पोते मुझसे कहते हैं, मेरी 14-15 किताबें आ चुकी हैं, और अभी गीत समग्र आ रहा है जिसमें 250 गीत हैं। दूसरी ये पढ़िए फाइल, इसमें 250 कविताएं हैं। तो काव्य समग्र गीत और काव्य समग्र कविता, काव्य समग्र मीडिया, मैं एक चेन बना रहा हूँ पूरी। अब मेरे पोते जो हैं वो कहते हैं धेले का काम नहीं करते दादाजी। ये क्या करते हैं सारे दिन। मेरा कमरा जय जी ने देखा सारा चारों तरफ से, अब मैं किताबों के बीच में हूँ, आप मेरे सामने। घर मेरा ही पूरा बड़ा वहां तक है। तो मेरा घर ये है, जब मुझे खाना है, नहाना है, धोना है तो उधर जाऊंगा, और नहीं तो फिर यहाँ आ जाऊंगा। आज भी मैंने कोई आराम नहीं किया, क्योंकि आपको देखना था 3:30 बजे। तो मैंने कहा भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और 3:30 बज जाए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कविता पे कोई संकट नहीं है। संकट है तो हमारे वो सब जगह है, वहां पर भी है। वहां की तो दूसरी पीढ़ी में संकट आ गया, हमारी तीसरी पीढ़ी में आएगा, बस इतना अंतर है। हम थोड़ा उनसे आगे हैं, वो हमसे आगे उस मामले में आगे हैं। तो कोई संकट की बात नहीं है। बस आप ये प्रयास करते रहिए कि आपकी जो पीढ़ियां हैं, कविता उन तक भी पहुंचाइए आप, तो कविता जिंदा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हर पल सांसों में अपनी कविता को ओढ़ता हूँ, हर पल सांसों में ही मैं अपनी कविता को पहनता हूँ, मैं हर पल अपनी कविता के साथ जीता हूँ। आपका आशय कुछ ऐसा ही लगा है। अब हम रुक करते हैं जया जी का, क्योंकि जया जी ब्रिटेन से हैं और नॉटिंघम में रहती हैं। वहाँ इनका साहित्य सर्जन बहुत लंबा, इनका साहित्य सर्जन चला है। जी। जया जी, जब हम ब्रिटेन की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वहां पर हमें सीधा सा ऐसा लगता है कि हम देखें वहां पर किस तरह से हिंदी से भी अपनी हिंदी मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से उसमें लेखन लिख रहे हैं। गौर साहब कह रहे हैं कि कहानी में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन कविता भी हो रही है। जया जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो बातें बताई आदरणीय गौर साहब ने, और बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं तो सुन रही थी कि शब्द, मैं कहती ये बोलते जाए मैं सुनती रहूं, लेकिन अब आपने आदेश दिया है तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ ब्रिटेन के बारे में। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, और संदीप अवस्थी जी को नमस्ते, क्योंकि इन्होंने मुझे लॉकडाउन का जो डिफिकल्ट समय था उसमें इन्होंने मुझे कई बार याद किया और मुझे जोड़ा प्रोग्राम के साथ में, और ऐसे ही मेरा समय बीता। और आपसे भी आज मुलाकात हुई है। तो सारी बात क्या है, जो देश के बाहर रहते हैं, आप प्रवास में रहते हैं, तो आपका मन कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ आप अपनी संस्कृति को, अपने आचरण को, अपनी बातों को सहेजे होते हैं। साथ में जिस देश में आप रहते हैं उस देश की आपको संस्कृति छूती है, फिर आप उस वातावरण को महसूस करते हैं और अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं कि जब घर से यहाँ आए हैं, जिस भी देश को हमने लिया है, तो उसमें ये होता है कि हमें यहाँ सफल होना है, तो इसे मेहनत बहुत करते हैं, और भारतीय लोगों में मेहनत करने की आदत भी है।
जो कि विश्व में ये बात भली भांति जानी जाती है। उसके बाद में जब आप देश के बाहर होते हैं तो अपनी भाषा का कोई भी, तो मैं बड़ी खुश हो जाया करती थी। मैं इनसे डॉक्टर साहब से पूछती रहती, क्या कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर आया आपके यहाँ? तो एक दिन उन्होंने आके बताया मुझे कि हमारे यहाँ डॉक्टर सिंह आए हैं, वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, त्रिनाड से। तो मैं इतनी खुश हुई, इतना अच्छा लगा हम लोगों को। तो जैसे ही वो आए उस नेक्स्ट वीक, तो डॉक्टर सिंह तो हिंदी नहीं जानते थे बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि सॉरी महिपाल, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं तो केवल अंग्रेजी जानता। तो रामायण ही मुझे पता है, बस इतना कि रामायण रखी होती है। और हम लोग हिंदी गाने सुनते हैं, हम हिंदी पिक्चर देखते हैं, लेकिन हिंदी बोलनी नहीं आती हमें बिल्कुल भी। तो ये जो बताया गौड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगली जनरेशन में, आगे चल के पीढ़ियों में ये परेशानियां आएंगी, जो कि हम भारत में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी बच्चों के जब अंक अंग्रेजी में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में 99% आते हैं, पेरेंट्स बड़े खुश होकर बताते हैं। और जब हिंदी में उनके 30% आते हैं तो हंस के बताते हैं कि हमारे बच्चे के बस हिंदी में तो 30% आए, मुश्किल से पास हुआ है। तो हाल ये है। लेकिन हाँ, जो हिंदी की बात आई, आज हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है ब्रिटेन में और पूरे विश्व में। कि तो भारत की भाषा तो है, लेकिन ये राजभाषा है हमारे यहाँ, राष्ट्रभाषा नहीं। इसलिए यूनेस्को को हम नहीं कह सकते कि भाई यूनेस्को में आप इसको अपनी भाषा बना लें, क्योंकि वो कहते हैं राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, पहले इसको गौरव प्रदान होना चाहिए अपने देश में। तो उसकी एक कमी मुझे हमेशा खटकती है। लेकिन हिंदी में बात करने वाले आपको हर जगह मिलते हैं, भले आप एरोप्लेन में हो, टैक्सी में हो, कहीं भी हो। तो हिंदी तो है कि जहाँ मैं चली हिंदी चली, हिंदी मेरे साथ साथ चली। अब तो हिंदी का यही हाल है। और जब हम लोग रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाओं में तो ये हो जाता है ना कि जिसमें कि शीश नवाता चल इसमें है भक्ति, शीश नवाता चल इसमें है भक्ति, जीवन को बना ले अभिव्यक्ति ही शक्ति। क्या बात है। तो जब आपके मन में ऐसी बातें आने लगती हैं अपने देश के लिए, देश प्रेम तो हमेशा रहता है साथ में। जैसे कि गौड़ साहब ने भी कहा कि आप कभी भूलते नहीं है, जो कल बीत गया वो आपके साथ रहता है। तो इसमें ब्रिटेन में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। इस बीच हम चाहेंगे कि संदीप अवस्थी जी बात करें और संदीप जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। संदीप जी। नमस्कार। मैंने गौड़ साहब को सुना पहली बार, बहुत ही ईमानदार और खरे व्यक्ति मुझे लगे, उनको शुभकामनाएं। और उन्होंने काफी व्यापक ढंग से अपनी बात रखी। और अभी हमारी बड़ी बहन समान जया जी ने अपनी बात रखी, जया जी ने। मैं कहना चाहूंगा दो बातों पे। एक, प्रवासी जो साहित्य है, अभी हिंदुस्तान में बहस चल रही है, कुछ लोगों ने दिल्ली में उठाई आवाज कि प्रवासी साहित्य क्या होता है। इस प्रवासी शब्द को हटाइए, साहित्य साहित्य होता है, चाहे वो लंदन में बैठा। साहित्य का सीधा जुड़ाव संवेदनाओं से है, अनुभूतियों से है। अगर भारत में दलित साहित्य, स्त्री विमर्श या कहा जाए परिवार विमर्श अब केंद्र में चल रहा है, इसके अलावा आदिवासी विमर्श चल रहा है, अगर ये चीजें हम प्रवासी साहित्य में देखने की कोशिश करेंगे, वहां की समस्याएं, वहां की चीजें अलग हैं। प्रवासी साहित्य में पहले कथाएं बोलूंगा 1 मिनट के लिए। प्रवासी कथाकारों की ये प्लस पॉइंट है कि वो लिख रहे हैं, अच्छा लिखते हैं या शुरुआत करते हैं, और उसमें से जय जी जैसी प्रतिबद्ध और समर्पित लेखिकाएं या लेखक मैं मानता हूं कि 50% है। बाकी जो 50% है वो शौकिया है कि मैं टाइम पास के लिख रहे हैं। जया जी हैं इंग्लैंड में, तेजेंद्र शर्मा हैं, इसके अलावा दिव्या माथुर हैं, उधर पुष्पिता अवस्थी जी हैं नीदरलैंड में, और अमेरिका में नीलू गुप्ता हैं। इसके अलावा कई लोग हैं, कविता वाचक नवी हैं इंग्लैंड के अंदर, और उधर सूरीनाम वाला बेल्ट जो है, डच वाला बेल्ट है, वहां का साहित्य जो लिख रहे हैं लोग बाग, जो भारत से गिरमिटिया मजदूर बन के गए, उनका साहित्य इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, चीन के साहित्य से बिल्कुल अलग है। अगर इंग्लैंड के या अमेरिका के, मैंने अध्ययन थोड़ा बहुत किया है, साहित्य में जड़ों से टूटने की बातें, परिवार टूटने की बातें, रंग भेद, नस्ल भेद या परिवार में उपेक्षित छोड़ दिए गए बुजुर्गों की बातें हैं।
इंग्लैंड, अमेरिका, चीन के साहित्य में, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो साहित्य में, जब मैं साहित्य की बात कर रहा हूं तो कविताएं भी आ रही है, कहानी भी आ रही है, उपन्यास भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरीनाम, इस वाले बेल्ट, मॉरिशस ले लीजिए, फिजी ले लीजिए, इस बेल्ट के साहित्य में कठिन परिश्रम से, संघर्ष से, गुलामों की 300 पीढ़ियों, 300 वर्षों तक 4-5 पुश्तें गुलामी से निकलकर धीरे धीरे ऊपर आई। वो लोग गिरमिटिया मजदूर उनके वहां ले जाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा 7वीं शताब्दी से। तो उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और अपनी मेहनत से, परिश्रम से आज वो 21वीं सदी में वहां उन देशों के केंद्र में है, सरकारों में है और कई जगह प्रधानमंत्री बने हुए अपनी मेहनत से, लगन से। बिल्कुल साहित्य वो श्रम का, मेहनत का और वहीं की मिट्टी का साहित्य है। और दुखद बात यह है, विडंबना यह है, वो लोग आज तक उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। अंत में मैं जोड़ना चाहूंगा इसी बिंदु पर कि ब्रिटेन में जया जी के माध्यम से एक हिंदी का नॉटिंघम ही नहीं, आसपास के कई जिलों, स्टेट के अंदर ये कार्य हुआ कि लोग बाग हिंदी कवि सम्मेलन सुनने, हिंदी साहित्य सुनने, जानने के लिए भीड़ लग जाती है। काफी लोग आते हैं, उसमें भारतीय भी होते हैं और ब्रिटिश मूल के लोग भी होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करना चाहिए। और रही बात जो मित्रों ने अभी कहा भी, युवा पीढ़ी में साहित्य को लोकप्रिय बनाना, ये कार्य है योगेश जी भी कर रहे हैं और हम अपने स्तर पे भारतीय साहित्यिक संघ हमने बना रखा है, इला, इंडियन लिटरेरी एसोसिएशन, उसके माध्यम से हम सभी स्कूल कॉलेजों में वर्ष में 1-2 बार जाते हैं, सभी में, अजमेर, आगरा, भोपाल, अहमदाबाद और इधर बरेली और वाराणसी में, और वहां के युवा पीढ़ी के बीच में कविताओं और साहित्य के बीज रोप के आते हैं। मतलब अगर पानी देना तो ईश्वर का काम है, हम बहुत काम अच्छा, बहुत सुंदर। यही प्रयास रहता है कि भावी पीढ़ी वो संवेदनशील नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई सराहनीय कार्य है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम किस तरह से तैयार करें। एक बार फिर से हमारे साथ जया जी जुड़ी हैं। अवस्थी जी अपनी बात को अपन करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी किस तरह से हमें आगे लेके चलना है युवा पीढ़ी को, और किस तरह से युवा पीढ़ी आने वाले दिनों में साहित्य की सर्जना कर पाए, या इस जो हमारा सर्जित साहित्य है इसको और ज्यादा संरक्षित कर पाए। यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो एक बार फिर से हम ब्रिटेन में लौट चलते हैं जया जी के साथ में। नॉटिंघम के अलावा दूसरी काउंटीज जो ब्रिटेन की हैं, वहां भी हिंदी से भी बहुत सारे लोग हैं। क्या स्थिति देखती हैं आप? हाँ, इसमें जो है ब्रिटेन में, जैसे कि आपने कहा, साहित्य तो लिखा जा रहा है सभी देशों में, जैसे कि अभी संदीप जी ने कहा, लेकिन ब्रिटेन में बहुत बड़ी मात्रा में लिखा जा रहा है और ये पिछले 20 वर्षों में हुआ है। अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी उषा राजे सक्सेना, उन्होंने सबसे पहली किताब लिखी थी मिट्टी की सुगंध। उस समय हमारे किसी के भी संकलन नहीं आए थे, हम लोग तो उनको सुनते थे बस, वो सोचते थे कि कैसे लिख लेती है इतना सुंदर, इतना अच्छा। उसके बाद में फिर तो अभी तो बहुत लोग लिखते हैं, तेजन शर्मा है, दिव्या माथुर है, उषा राजे सक्सेना, उषा वर्मा है और पद्मेश गुप्ता है। और साथ ही साथ अभी तो प्रवासी हिंदी साहित्य भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। मेरठ ने सबसे पहले शुरुआत की इसकी 2009 में, और उसके कारण अभी और लोगों को भी इससे रुचि हो गई है। प्रवासी हिंदी साहित्य में लोग जानना चाहते हैं कि कैसे साहित्य लिखा जा रहा है, और जो जिस देश में रहते हैं वो साहित्य वैसे ही लिखा जाता है जो आप अनुभव करते हैं। लेकिन आज के जो लेखक हैं वो डरते नहीं हैं, वो किसी नॉस्टैल्जिक रूप में बैठ कर साहित्य नहीं रचते। वो जो देखते हैं, जो जीते हैं, अपने विचार उठाते हैं, वो हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो ये है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, उनको अब इस बात की झिझक नहीं है बिल्कुल। तो आज का साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार बेझिझक होकर के लिख रहा है। अच्छी बात तो ये है। ये 2 लाइनें में सुनाऊं आपको। स्वागत आपका, बहुत स्वागत आपका। युवाओं की, राही है तू कर्म का, राही है तू कर्म का, अपनी मंजिल तलाश कर, तर्क में क्या रखा है, अपना काम प्रधान कर। क्या बात है, क्या बात है। ठान लेगा अगर चलने की, रास्ता ढूंढ लेगा तू, उलझने आएंगी लेकिन मंजिल तलाश कर लेगा तू। वाह,
पंछी साहस ले उड़ता है और पर आता है अपनी ठोर, हवा जितनी तेज हो पंख फैलाता है उतनी ओर। वाह वाह। कामयाबी के रास्ते इतने आसान नहीं होते, जब मिल जाती है मंजिल तब कोई सवाल नहीं होते। जीवन में आई मुश्किलों को आसान कर लेगा तू, मजबूत इरादों से सफर कर लेगा तू। तो ये जो है आपकी जब डिटर्मिनेशन होती है काम करने की, और जब आप अपने काम में लगते हैं, जैसे मैंने कहा भारतीयों की में खास बात है हम लोगों में कि भारतीय लोग बड़े मेहनती होते हैं और सभी उसको, और ऐसे नहीं कि वहां जाके भारत को भूल गए, भारत हमारे साथ साथ रहता है। कि यूं तो तुम्हारी याद हर रोज आई, यूं तो तुम्हारी याद हर रोज आई, दूरी भी मगर हमें खूब भाई। क्या बात। तुम्हारी याद में रह रहकर आंसू जो बहाए, नदियां झरने और सागर भी शर्माए। हे वतन अगर हम इतनी दूर न रहते, रात दिन तुम हमारे ख्यालों और ख्वाबों में न रहते, हर पहलू में हम वतन को ही अपनाते, रहें कहीं भी हम हिंदुस्तानी ही कहलाते। वाह वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो ब्रिटेन का जो साहित्य है वो बड़ा समृद्ध है और रचा जा रहा है, और वहाँ पर अभी उपन्यास की थोड़ी कमी थी, लेकिन अभी कई लोगों ने उपन्यास भी लिखे हैं। दिव्या माथुर का उपन्यास आ गया है, नीना पॉल का है, और कुछ और लोग भी लिख रहे हैं। तो ब्रिटेन के लिए तो ब्रिटेन तो जुड़ा रहता है भारत से, और भारत ब्रिटेन से। ये बात सही है कि ब्रिटेन भारत से जुड़ा हुआ है। सन 1600 में जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ भारत में आए व्यापार के लिए, तब से कहीं ना कहीं एक संबंध जुड़ा, और जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं भारत की जो हिंदी की जड़ें हैं, चाहे वो ब्रिटेन में किसी न किसी रूप में पुष्पित पल्लवित होती रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जैसे कि युवा जुड़े वो सुनना चाहेंगे इस बात को, क्योंकि ब्रिटेन में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर सप्लीमेंट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो कि गुरुद्वारे, मंदिर और कम्युनिटी हॉल्स में होती है, और वहाँ ये शनिवार या इतवार को पढ़ाती हैं। और जो पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएँ होती हैं, वो लोग हिंदी के प्यार की वजह से पढ़ाते हैं। कई बार तो उनकी भाषा हिंदी होती भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसी भी हैं कि जिन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं, या तो अफ्रीका से गई हैं वे, कीनिया से या युगांडा से, और या फिर वो ब्रिटेन में ही पैदा हुई हैं। ऐसे ही हमारी अध्यापिकाएं वहाँ पर। जय जी, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं करीब 3 साल पहले या 4 साल पहले केरल गया था। वहां पर एक यॉर्कशायर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, फाइन आर्ट्स के थे, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेसर रहे हैं, और वो ब्रिटिश हैं मूलतः। लेकिन उनसे मैंने शुरुआत अंग्रेजी में बात करना की, और जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा खुलने की कोशिश की, तो उसके बाद में वो कुछ कुछ हिंदी अच्छे से बोलने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लोग भी इतने अच्छे से बोल सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं खुद हिंदी सीख रहा हूँ, और मुझे बहुत प्रिय है हिंदी। क्या कहेंगे? और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे ही अभी लुदमिला जो थी वहाँ से रशिया से आई हुई थी, परसों ही सबसे मिली, गौड़ साहब भी मिले उससे, तो वो आई हुई है आजकल। ICCR ने उसको 1 हफ्ते के लिए अपने भारत में बुलाया दिल्ली में, और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा करके हिंदी में बातें कर रही है, क्योंकि वो हिंदी की अध्यापिका है। और उनके जो पति हैं, कमाल की बात देखिए, बोरिस, वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। अरे क्या बात है। और ये लुदमिला जो है हिंदी की प्रोफेसर है। तो इसको अभी फीजी के लिए टिकट मिला है, परसों उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि फीजी का टिकट दिया भारत सरकार ने उसको। तो ये बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी में काम कर रहे हैं, और ब्रिटेन में हो या अमेरिका में हो, जापान में हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो कि हिंदी का तो बहुत आजकल बोलबाला है, और हिंदी को लोग सुनना चाहते हैं, हिंदी को लोग सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज में भी हमारे यहाँ हिंदी है, लेकिन कम में है, कम यूनिवर्सिटीज में है। अमेरिका में बहुत यूनिवर्सिटीज में, 150 यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन ब्रिटेन में यूनिवर्सिटीज में कम है। पहले होती थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यॉर्कशायर में, और दूसरी में, अभी कुछ थोड़ी यूनिवर्सिटीज में है। लेकिन बच्चे बहुत, हाँ, स्कूलों में बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे। अब स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जी संदीप जी, दीपा जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका स्वागत करेंगे सबसे पहले तो। और हम, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आती हैं और मध्य प्रदेश की एक ख्यातनाम कवियत्री हैं, ऐसे में कविता का जो
एक क्षेत्र है और वो कविता आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो दीपा जी कहाँ देख रही हैं? क्योंकि भारत जहाँ हिंदी को लेके विदेशों तक पहुंचा है, अपनी बात कह रहे हैं नमस्कार, आप सभी सम्मानित अतिथिगण और वक्ताओं को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और गर्वानुभूति हो रही है मुझे कि आप सभी इतने वरिष्ठ साहित्य समाज के सम्मुख मुझे अपने बात रखने का एक प्रत्यक्ष बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं डॉक्टर संदीप अवस्थी जी की हार्दिक आभारी रहूंगी। और हिंदी कविता और समाज के विषय में हम जितना कहें उतना कम है कि ये मानकर चलिए कि भारतीय साहित्य में गागर में सागर भरने का जो प्रयास प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है और जिसमें एक क्रांति में समय ये माना जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आधुनिक समस्याएं बहुत अधिक सम्मुख और समक्ष आकर खड़ी हो गई हैं। इन शब्दों में प्रशंसा करें कि आधुनिक समाज का जो दर्पण है वो आज की कविता है और ऐसे हमारे तत्कालीन सम्मानीय कवि जन हमारे समक्ष भी उपस्थित हैं इस गोष्ठी में। दीपा जी आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ये नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी हाँ है, जी। ये युवा पीढ़ी आज हिंदी साहित्य को लेकर कितनी उत्साहित और किस तरह से अपनी सर्जना कर रही है हिंदी के क्षेत्र में? योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जितना संपर्क मेरा बढ़ता जा रहा है, कि हमें ये समझना चाहिए कि भारतीय कविताएं पटल पर कितनी तेजी से अपने पंखों को, अपने डैनों को फैला रही हैं और अधिक से अधिक आधुनिक समस्याओं का लेखा जोखा, उनका विश्लेषण, उनका दर्पण बनकर सामने आ रही हैं। एक समय था कि ये सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित थी, कि कुछ ही मुद्दों पर लिखा जाता था, कुछ ही बातों को गाया जाता था, कुछ ही रसों का आस्वादन किया जाता था। पर आज हम अगर देखें तो विश्व पटल पर भारतीय कविताओं का ही आपको सरोकार दिखाई देगा और दूसरे देशों से भी लोग प्रेरणा लेकर, मूल में उनकी भारतीय संस्कृति और भारतीय कविता ही है जिससे प्रेरणा लेकर, बीजांकुरण यहीं से है वो, जिसमें उनके मन मस्तिष्क के पौधे पल्लवित हो रहे हैं। इन कविताओं में अगर हम बात करें तो आधुनिक समस्याएं और विभिन्न समस्याएं जो आज की समस्याएं हैं, उन सभी का मैंने लेखा जोखा देखा है। उन सभी के बारे में कवि लिखते हैं, तो ऐसा कोई विशेष क्षेत्र भी नहीं हो चिन्हित कर पाएंगे कि जिसमें केवल लिखा जा रहा है, और ऐसा कोई विशेष क्षेत्र बचा भी नहीं है। मतलब हमारी कविता समाज से कोई भी विषय अछूता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये शुभकामना देना चाहूंगी सभी को कि हम इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और आप सभी को निरंतर सुनते रहें, जिससे हम जैसे नए कवि भी नवाचार करने का प्रयास करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपका बहुत-बहुत आभार कि आप ये समझती हैं कि जितने जो आपसे आगे वाली पीढ़ी के लोग हैं, वो आपको कुछ बता सकते हैं। हमारे साथ में 3 लोग और हमारे सबसे वरिष्ठ अभी गौड़ साहब अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गौड़ साहब, आपने ज़िक्र किया रामायण का, मैं संदीप जी से बात करूँगा। संदीप जी, टोबैगो, ट्रिनिडाद और यहाँ के जो जितने देश हैं जिनमें गिरमिटिया मज़दूर गए थे, वो अपने साथ में रामायण ज़रूर लेके गए थे और आज भी वहाँ पर रामायण को बहुत मान दिया जाता है, क्योंकि ये मैं कुछ एक इंटरव्यू 3-4 साल पहले कर रहा था जब आकाशवाणी में था, तो वहाँ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात सामने आई कि वहाँ रामायण को आज भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और बल्कि वो रामायण को पूजते हैं। मैं कहना चाहूँगा उस इलाके में जितने भी देशवासी हैं उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। कुछ ईसाई वहाँ बन गए हैं, कुछ अन्य धर्मों के हैं, बहुलता हिंदू धर्म के लोगों की है। तो रामायण को लेकर जब रामलीला, देखिए बड़ी रुचिकर बात है, हमारे शहरों कस्बों से रामलीला गायब होती जा रही है, लेकिन उस बेल्ट में त्रिनिदाद, टोबैगो, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नीदरलैंड में बाकायदा 15 से 20 दिन की रामायण की रामलीला होती है। सूरीनाम की रामलीला बहुत मशहूर है और भव्य से पूरा देश उसमें भाग लेता है। और अच्छी बात यह है, उस देश जो मूल निवासी हैं, रामायण में सबसे आगे इंडोनेशिया है। बिल्कुल, इंडोनेशिया सबसे आगे। सारे कंट्री मुस्लिम हैं, लेकिन रामायण होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ रामलीला और रामायण बहुत ज्यादा उसका सम्मान किया जाता है। जया जी, आपसे पूछेंगे कि जब भारतीय पौराणिक ग्रंथों की अब यदि हम बात करें तो ब्रिटेन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वहां पर आज जो आपकी पीढ़ी और आपके बाद वाली जो पीढ़ी है, वो भारतीय जो जितने भी हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं,
और उनमें क्या स्थिति आप देखते हैं, उनके प्रति उनका किस तरह का लगाव है? रामायण हो, महाभारत हो या हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, कैसा लगाव है उनमें? जी, जया जी 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 हाँ, जी, तो इसमें अच्छा, जी मैं ये बताइए। कहूँगी कि ब्रिटेन में, जैसे कि मैं वहाँ रहती हूँ और अन्य देशों में भी, आज जो है ना, धर्म जो है, एक धर्म है ये, इसको इंसानियत है ये, इसमें मानवता है। इसके लिए ये नहीं कि वो हिंदू मुसलमान या है। तो कई बार क्या होता है कि जैसा हम तो मोस्टली वहाँ पर क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाई लोग हैं, लेकिन उनके बीच में रहते हैं। जब हम लोग चर्च में जाते हैं, हमें वो भी बुरा नहीं लगता। जब जब वो लोग हमारे मंदिर में आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह की एक संस्कृति बनती जा रही है, सभ्यता बनती जा रही है। तो लेकिन क्या है कि मंदिरों में आजकल काफी प्रचार प्रसार हो रहा है, और हर शहरों में, जितने बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर बन रहे हैं। तो मंदिर में गीता, रामायण और अपनी जो है अपने उपनिषद, उनके ऊपर कुछ ना कुछ वक्तव्य होते रहते हैं। हमारे विजिटर्स आते हैं, भारत से जाते हैं, अपने जितने लोग हम टीवी पर देखते हैं, और जो टेलीविजन पहुंचा है उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा है। क्योंकि जो स्काई टीवी और ये जो दूसरे टीवी हैं, सोनी टीवी, इनके सब जो हैं, कई लोग तो सुबह नहा धो करके, मैं जानती हूँ कई लोगों को कि नहा धो करके बैठ जाते हैं कि आज तो मुरारी बापू की कथा आएगी, या आज तो ये प्रोग्राम रामलीला का राम का प्रोग्राम आ रहा है, या आज तो महाभारत आ रहा हम्म, जया जी, मेरे सवाल है आपसे एक। जया जी, है। जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जी क्या ब्रिटेन में कुछ परिवर्तन आया है? संदीप जी, मैं कुछ महीनों बाद बताऊंगी कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, उससे एक दिन पहले मैं इंडिया पहुंच गई थी। जी, जी। अच्छा, लेकिन हाँ, हम लोग सब बड़े एक्साइटेड थे, हम लोग बहुत बड़े एंथुजियास्टिक थे, लेकिन हम कुछ शो नहीं कर रहे थे। हमें था कि जो भी प्रधानमंत्री बने, अच्छा बने, चाहे वो ब्रिटेन का हो या वो भारत का हो या कहीं का भी हो। और आखिर में ऋषि सोनक जी बने, तो बड़ी हमें खुशी हुई इस बात की। और देश जया जी, आपसे एक बात और पूछूंगा, क्योंकि महाभारत को ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। आपने उपनिषद और रामायण की इनकी बातें की हैं। महाभारत को जब ज्ञान का विश्वकोश कहते हैं, तो उसकी स्थिति हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोग परहेज करते हैं। जब बात आती है महाभारत की, तो लोग बात करते हैं अर्जुन, अर्जुन को नहीं भूल पाते। जी, अर्जुन और कृष्ण और विराट रूप, ऐसी सी बातें लोग यूजुअली करते हैं। तो इस समाज में है ये, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद। जी, गौड़ साहब, जी ज्ञान के विश्वकोश के बारे में बस चलते चलते, क्योंकि अब हम इसको यहीं पर विराम देंगे थोड़ी सी, तो चलते चलते आप बताएं कि जो महाभारत की यदि हम बात कर रहे हैं, तो लोग अभी भी थोड़ा सा परहेज करना चाहते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि आप हम सब में एक कॉमन बात ये होती है, सीखने की जो ललक है वो बचपन से होती है, और जवानी में भी रहती है और बुढ़ापे में भी रहती है, एंड तक रहती है। महाभारत की जो हम बात कर रहे थे, जी, देखिए, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, वो समकालीन है। उस समय क्या समाज था, कैसा था, कुछ उसमें कुछ न कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमारे पास भी उत्तर नहीं होता। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी हमें पूछ लेता है ये बात, तो हम वहाँ आंसरलेस हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश बातें जो हैं वो ऐसी हैं कि आदमी के चरित्र को उभारती हैं, बनाती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारे रामायण, महाभारत या गीता जो भी हैं, एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो। लेकिन अफसोस वही है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं भी आपसे झूठ ना बोल कर की ये बात कहूँ, कुछ मेरे साथ पर्सनल बात भी है कि रामायण की कहीं से कोई चौपाई बोलता है तो मैं कहता हूँ इस चौपाई का अर्थ ये है। हमारे ग्रंथ हमें बहुत कुछ देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, जीने का रास्ता बताते हैं, जीने की राह बताते हैं। चलिए, आज के इस संगोष्ठी को हम यही विराम देना चाहेंगे। और आपने, क्योंकि गौड़ साहब हमसे जुड़े, जी संदीप जी। चाहूंगा अंत में मैं एक मिनट कहना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर आप सभी साथी भी गौर करें, कई कुलपति वर्तमान में ऐसे बने हैं जो कवि भी हैं। सदानंद शाही जो हैं, स्वामी शंकराचार्य विश्वविद्यालय कुलपति हैं भिलाई में। इनकी कविताएं, हेंडेलबर्ग के कबीर थे,
विज्ञापन युग में बहुत चर्चा में है। इधर से युवा कवि गिरीश पंकज जयपुर के, राजस्थान से युवा कवि अच्छा लिख रहे हैं, जिसमें बेतन जोशी जी हैं बीकानेर के, इधर से हमारे उदयपुर से पद्मा शर्मा है, योगेश जी हैं, पद्मा शर्मा है। कहने कर दिए दूसरे कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर याज्ञिक जी, जिनका अभी देहांत हो गया। तो भारत में 4-5 विश्व उधर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति शुक्ल मिश्र जी कवि संस्कृत भाषा के। तो ये भारत में बदल रहा है, कवि साहित्य का लेखक कुलपति बन रहे हैं। और जैसे प्लेटो ने कहा था कि जब सम्राट या शिक्षा का अध्यक्ष खुद कवि होगा, शासक कवि होगा, तो उस देश की तस्वीर निसंदेह बदलेगी। तो ये भारतीय समाज में एक नई पहल, नई शुरुआत हुई है। जी, मैं संदीप जी की बात को बड़ा करते हुए एक बात जोड़ूंगा कि इसके ताजा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी जी। मैंने उनकी बहुत कविताएं पढ़ी हैं, मेरे पास अभी भी एक पुस्तक पढ़ी है। जो वो गुजरात में थे, वहां गुजरात में, तो वो कविताएं भेजते थे, जिस पत्रिका को भेजते थे उसमें मैंने देखा है वो मूलतः उनके हृदय में संवेदनाएं जो हैं वो कवि होने के नाते। तो वो सही कह रहे हैं संदीप जी। और हम तो चाहते थे कि अब समय आपने खत्म कर दिया, नहीं संदीप जी से ही कोई रचना सुनते। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम से जो अगली बार अपन संदीप जी से और आपसे दोनों से रचनाएं मैं जरूर सुनना चाहूंगा। लेकिन आज के आपका सबका बहुत बहुत आभार, विशेषकर गौड़ साहब और जया जी का बहुत आभार, और संदीप जी का आभार जिन्होंने इन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया।